सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त हो गया देखने का सुपर प्राइम टाइम, यानी देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें अगले 1 घंटे तक लगातार मेरे साथ। तो आइए करते हैं शुरुआत। जब से बाइडेन ने अमेरिका की कमान संभाली है, तब से यूएस प्रेसिडेंट के टारगेट पर चीन है। ड्रैगन कंट्री को लेकर बाइडेन ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया था। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे से पहले ही कोरोना साजिश के लिए चीन को कसूरवार ठहराया और सख्त एक्शन लेने का वादा किया। मगर बाइडेन के मन में शंका थी, वो ये कि अगर अमेरिका कोरोना विलेन के खिलाफ जंग छेड़ता है तो उसका असर अमेरिका पर क्या पड़ेगा। क्या अमेरिकी लोग इसके लिए तैयार हैं? मगर एक ऐसा अमेरिकी सर्वे आया है जिसके बाद बाइडेन को फ्री हैंड मिल चुका है। आखिर कैसे अमेरिकी सर्वे ने लगाई चीन से जंग की खबर पर मोहर, आप खुद देखिए। वर्ल्ड वॉर 3 पर पोल। तीसरे विश्व युद्ध का सर्वे आ चुका है। ग्लोबल विलेन पर चढ़ाई का प्लान तैयार हो चुका है। युद्ध से जुड़ी सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इंतजार है तो बस बाइडेन के एक इशारे का। जैसे ही बाइडेन ने सर्वे पर आखिरी मोहर लगाई, व्हाइट हाउस से ऑर्डर रिलीज होगा और पेंटागन दक्षिण चीन सागर में मौजूद अपने जंगी पेड़ों, युद्धपोतों को बारूदी बवंडर लाने की इजाजत दे देगा। अब सवाल यह है कि आखिर थर्ड वर्ल्ड वॉर से जुड़ा यह सर्वे किसने किया, कौन कौन इस सर्वे में शामिल हुआ, कैसे वोटिंग की गई और सबसे अहम बात यह कि आखिर इस सर्वे के नतीजे पर यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन की दिलचस्पी क्यों थी। तो चलिए आपको सिलसिलेवार ढंग से इन सारे सवालों का जवाब देते हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी फॉक्स ने अपने चैनल पर एक सर्वे किया। इस ऑनलाइन सर्वे में करोड़ों अमेरिकी लोगों ने हिस्सा लिया। यकीन मानिए, फॉक्स न्यूज के सर्वे में जो फैसला आया उसे देख बीजिंग में सनसनी फैल गई। जिनपिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अमेरिकी जनता ने चीन को न सिर्फ कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार ठहराया, बल्कि जिनपिंग के मुल्क को तबाह करने के लिए, चीन के खिलाफ जंगी ऐलान के लिए बाइडेन को खुली छूट दे दी। आखिर कैसे, ये जानने के लिए फॉक्स न्यूज के सर्वे में पूछे गए सवालों को देखिए। सवाल नंबर 1, कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं? वायरस चीन की वुहान लैब से लीक हुआ, 60% लोगों ने माना। वायरस उत्पत्ति की वजह प्राकृतिक है, 31% लोगों ने माना। सर्वे में अमेरिका के 60% लोगों ने इस बात पर मोहर लगाई कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा किलर कोरोना चीन की ही देन है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वुहान के लैब से ही वायरस लीक हुआ और फिर दुनिया के कोने कोने में फैला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिकी आवाम, बल्कि दुनिया के तमाम मुल्क खूनी वायरस के लिए चीन को कसूरवार ठहराते हैं। और इसी वायरस वाली साजिश को साबित करने के लिए बाइडेन ने चीन के खिलाफ 90 दिनों में कोरोना चार्जशीट दाखिल करने का ऑर्डर दिया था। अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसी को इस मिशन पर लगाया था ताकि हर हाल में किलर कोरोना की वुहान थ्योरी को साबित किया जा सके। इसी बीच फॉक्स न्यूज के सर्वे ने अमेरिकी लोगों के मन को भी भांपने की कोशिश की, ताकि अगर अमेरिका ग्लोबल विलेन के खिलाफ आक्रामक कदम उठाता है तो अमेरिका के लोग बाइडेन के इस फैसले को सही ठहराते हैं। यकीन मानिए, जो बाइडेन चाहते थे वही हुआ। असल में बाइडेन राष्ट्रपति बनने के साथ ही चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी में जुटे थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते महाशक्ति के आर्थिक हालात कमजोर हो चुके थे। मगर अब बाइडेन को फ्री हैंड मिल चुका है, यानी जल्द ही यूएस प्रेसिडेंट चीन पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और उसकी वजह सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, बल्कि जिनपिंग का जंगी फितूर भी है। आखिर कैसे, ये जानने के लिए चीन से सामने आई इस जंगी रिहर्सल को देखिए। ये ड्रैगन की मरीन कॉर्प्स है, जो ईस्टर्न चाइना में बम गोला बारूद से सनसनी मचा रही, ताबड़तोड़ अंदाज में बारूद बरसा रही। मकसद सिर्फ एक, अपनी ताकत की नुमाइश करना, अपने दुश्मनों को इस विस्फोटक अंदाज से चेतावनी देना। पहले घातक विषाणु वाली साजिश और अब जिनपिंग की युद्ध वाली सनक वैसे भी दुनिया को जंग के मुहाने पर ले आई, मगर इस बार बाइडेन पूरी तैयारी के साथ हैं। सुपर पावर अमेरिका को वैसे भी हथियारों की कोई कमी नहीं, मगर अब तक अमेरिकी आवाम भी बाइडेन के साथ और ड्रैगन के खिलाफ पूरी तरह से खड़ी हो चुकी है। जल्द ही जिनपिंग का जंगी फितूर धुआं धुआं होने वाला है।
जिस ड्रैगन को अपनी सेना, अपने हथियार और अपनी आर्थिक स्थिति का गुमान था, जिसके दम पर चीन किसी भी मुल्क को दुश्मन बना लेता है, वो सब ध्वस्त होने वाला है। बाइडन के टारगेट पर सीधे तौर पर चीन है और इस बार जो बाइडन चीन जैसे नासूर को जड़ से उखाड़ कर ही दम लेंगे, भले ही जिनपिंग खुद को सुपर पावर बनाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहा हो। लेकिन इस बार ड्रैगन कंट्री पर ऐसा प्रहार होगा जिसे देख जिनपिंग की रूह कांप जाएगी। सुपर पावर से भिड़ना, उसको ललकारना भले ही जिनपिंग को मामूली लगता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि महाशक्ति अमेरिका अपने दुश्मन को माफ नहीं बल्कि साफ करता है। कोरोना से लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है, लेकिन अगर वैक्सीन के नाम पर ही फर्जीवाड़ा होने लगे तो कोरोना से जीत नामुमकिन है। आज के दौर में हर आदमी कोरोना की वैक्सीन लगवाना चाहता है और इसी का फायदा उठा रहे हैं कुछ लोग। मुंबई के बाद कोलकाता में फर्जी वैक्सीन देने की जानकारी मिली है। जिस वैक्सीन के भरोसे लोगों में कोरोना से बचने का आत्मविश्वास जगा था, वो डगमगाने लगा है। कई लोग पैनिक अटैक का शिकार हुए हैं। बिहार के छपरा जिले से भी एक वीडियो वायरल हुआ है। सिरिंज का रैपर फाड़ा जाता है, महिला कॉटन उठाती और इंजेक्ट कर देती। आप सभी लोग जानते हैं कि सिरिंज अलग पैक में रहती और वैक्सीन अलग बोतल में। बिहार के छपरा का ये वीडियो जाहिर कर रहा है कि कोरोना वैक्सीन के नाम पर किस तरह लोगों को छला जा रहा है। अगर मोबाइल का कैमरा ऑन न रहता तो टीका लगवाने वाले युवक को शायद ही कभी पता चलता कि उसे कोरोना की वैक्सीन के नाम पर सिर्फ खाली सिरिंज लगा दी गई है। कोरोना के वैक्सीन सेंटर्स पर भीड़ है। जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की ललक के आगे ज्यादातर लोग बिना चाचे परखे वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्योंकि आम लोगों को वैक्सीन सेंटर पर ना तो इतनी छूट दी जा रही कि वो वैक्सीन लेने के दौरान जांच परख करें और ना ही शक की कोई वजह रहती है, क्योंकि वैक्सीन ड्राइव सरकार की देख रेख में चल रही है। लेकिन यह बात साबित हो चुकी कि कई जगहों पर कोरोना वैक्सीन के नाम पर लोगों के साथ फरेब किया गया। मुंबई में भी बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई, जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर मचाया है, घनी आबादी होने की वजह से जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग चुकी, वो खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं और जिन्हें अब तक वैक्सीन नहीं लगी, वो लगातार कोशिशों में हैं। वैक्सीन के कई सेंटर्स बनाए गए और वैक्सीन कैंप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं कैंपों की आड़ में हुआ है कोरोना की वैक्सीन के नाम पर फर्जीवाड़े का पूरा खेल। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। शुरुआती आंकड़े बड़े वैक्सीन घोटाले की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुंबई हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बताया गया है मुंबई में करीब 2053 लोगों को फर्जी वैक्सीन लगाई गई है। 9 वैक्सीन कैंप के जरिए मुंबई के लोगों के साथ फरेब किया गया है। 400 गवाहों के बयान के आधार पर 7 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वैक्सीन के घोटाले की जांच के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने एसआईटी बनाई है। मुंबई हाईकोर्ट ने राज्य और बीएमसी को वैक्सीन के नाम पर फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नीति बनाकर हलफनामा देने का निर्देश दिया है। 5/2021 को हीरानंदानी हेरिटेज क्लब, जो कांदिवली वेस्ट में एक हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें 390 लोगों को 1260 रुपये ईच वन इस दर से वैक्सीन दिया गया था। बेसिकली ये वैक्सीनेशन कैंप होने के बाद द मेंबर्स अप्रोच टू द ऑर्गेनाइजर्स कि हमें इसके सर्टिफिकेट्स प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ऑर्गेनाइजर ने उनसे डेटा लिया। कोविन ऐप पे वो डेटा अपलोड किया गया और 8-9 जून को जो सर्टिफिकेट्स प्राप्त हुए उसमें नाम सही थे, लेकिन डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर वे डिफरेंट। सभी लोगों से 1260 रुपए लिए गए, लेकिन जब वैक्सीन सर्टिफिकेट देने में आनाकानी की गई तो लोगों को शक हो गया। बाद में मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि इस मामले में इवेंट ऑर्गेनाइजर से लेकर डॉक्टर और अस्पताल के कुछ स्टाफ तक शामिल हैं। 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 किंगपिन की तलाश जारी है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके तहत गुना दाखिल किया गया। उसमें
अभी तक इस पर्टिकुलर गुने में 8 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसके इन्वेस्टिगेशन में और इंटरोगेशन, अक्यूज जो अरेस्ट किए थे उनके इंटरोगेशन में और 8 जगह ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज किए गए, इसकी जानकारी मिली। और सब्सिक्वेंटली अभी तक 7 गुने मुंबई पुलिस ने अलग अलग पुलिस स्टेशन में दाखिल किए हैं। नेटवर्क जो इस क्राइम सिंडिकेट में काम कर रहा था उसको पुलिस ने पूरा एक्सपोज किया है। इसमें 2 आरोपी जो अरेस्ट होने बाकी है, जो मेन किंग पिन्स हैं, उसके पीछे पुलिस की टीम है, जल्दी उनको अरेस्ट करेंगे। आगे की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। पुलिस को लग रहा है कि ये मामला बहुत बड़ा है और इसमें कई और खुलासे हो सकते हैं। 7 एफआईआर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्जीवाड़े का रैकेट कितना बड़ा था। हीरानंदानी हेरिटेज में 390 लोगों को फर्जी वैक्सीन लगाई गई। दूसरी एफआईआर वर्सोवा में दर्ज हुई। मैचबॉक्स फिल्म्स के 151 लोगों को वैक्सीन दी गई थी। तीसरी एफआईआर खार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। टिप्स इंडस्ट्रीज के 206 लोगों को वैक्सीन दी गई थी। चौथी एफआईआर बोरीवली पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। एक कॉलेज में 514 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। 5वीं एफआईआर भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में हुई थी। पोद्दार एजुकेशन इंस्टीट्यूट के 207 लोगों को वैक्सीन दी गई। छठी एफआईआर पंगूर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा के 30 लोगों को वैक्सीन दी गई थी। 7वीं एफआईआर फिर बोरीवली पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई, जहां पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के 514 लोगों को वैक्सीन लगी थी। पुलिस अब पता लगा रही कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में किसका क्या रोल था। मुंबई में फर्जी वैक्सीन के शिकार लोग डरे हुए हैं कि उन्हें वैक्सीन के नाम पर क्या दिया गया। हालांकि पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि लोगों को ठगने के लिए सिर्फ स्लाइन पाउडर का यूज किया गया, जिससे किसी की सेहत को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा ही घोटाला कोलकाता में भी किया गया, जहां वैक्सीन के नाम पर लोगों को छला गया। ठगी के रैकेट का शिकार टीएमसी सांसद मिनी चक्रवर्ती भी बनी। कोलकाता में वैक्सीन को लेकर जो फर्जीवाड़ा हुआ वो हैरान करने वाला है। हैरानी की पहली वजह ये कि ठगने वाले ने टीएमसी सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती को भी नकली वैक्सीन लगवाई। हैरानी की दूसरी वजह है कि मास्टरमाइंड आईएएस बनकर घूमता था। कोलकाता नगर निगम का फर्जी दफ्तर चला रहा था। खुद को कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जॉइंट कमिश्नर कहता था। सरकारी फ्लैग और नीली बत्ती वाली गाड़ी और कनर लेकर चलता था। इस फर्जी आईएएस ने कस्बा इलाके में वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया और सांसद मिमी चक्रवर्ती को प्रमोशन के लिए बुलाया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। फर्जी आईएएस ऑफिसर बन के देवांजन देव बहुत लोगों को टीका लगाया है कोरोना का। जो टीका के बारे में अभी प्रश्न उठ रहा है, इसका कारण ये है कि वो टीका लगाने के बाद कोविन ऐप के माध्यम से उनके पास कोई मैसेज नहीं पहुंचा था। ऐसा ही घटना घटा था सांसद मिमी चक्रवर्ती के साथ, जिन्होंने यहाँ पे आया था। आप देख सकते हैं यहाँ अच्छी तरीके से डेकोरेशन किया हुआ है। देवांजन देव मिमी चक्रवर्ती को इन्विटेशन दिए थे क्योंकि एलजीबीटी कम्युनिटी जो थे उनके यहाँ पे एक वैक्सीनेशन प्रमोशन यहाँ पे करना था, इसीलिए मिमी चक्रवर्ती खुद यहाँ आए थे और फिर वैक्सीन लगाए थे। लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद जैसे 2-3 दिन बाद जैसे उनके पास कोविन ऐप के माध्यम से कोई मैसेज नहीं आया, तब जाके उनको लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे घटनाक्रम है जो कि सही नहीं है। इस फर्जी आईएएस का भेद कैसे खुला, ये समझिए। वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड की मांग नहीं की गई। वैक्सीन लगवाने वालों को किसी भी तरह का एसएमएस नहीं आया। ऐप पर चेक करने पर वैक्सीनेशन का स्टेटस भी नहीं दिख रहा था। 22 जून की शाम करीब 6 बजे पुलिस फर्जी आईएएस के दफ्तर पर पहुंची और गिरफ्तारी की। केएमसी की तरफ से भी लोगों को इस दफ्तर के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया। जो साइन बोर्ड है, ये जो यहाँ पे नोटिस लगा है, सारे फर्जी है क्या? फर्जी है, कॉर्पोरेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये कैसे पता चला आप लोगों को ये फर्जी है? मीडिया में फ्लैश हुआ कल से, तो मीडिया दिखा रहा है। तो आप लोग फिर आके यहाँ पे चेक किए? ना, हम लोग का चेकिंग का कोई अथॉरिटी नहीं है। हम लोग आके देखे, यहाँ पे सुना था कि एक वैक्सीनेशन कैंप हो रहा है। अच्छा, इसीलिए हम आके यहाँ पे देखे। था या कोवैक्सीन था, कुछ दिखा? हम लोग का नहीं ऐसा ना, वो रेडी करके बना के एकदम टेबल में सजा हुआ था 5-7 सिरिंज ऐसा। लेकिन फिर भी वो जो आईएएस ऑफिसर बोल के जो इतना दिन चला रहा था, वो आदमी हमारा संग में बात भी कर रहा था ऐसा, जैसा कई कारण से उस तरफ नहीं देखे हम। खुलासा होते ही कोलकाता में हड़कंप मच गया।
जैसे ही लोगों को पता चला कि उन्होंने नकली वैक्सीन ली है, लोग दहशत में आ गए। अब कस्बा इलाके में मेडिकल टीम लोगों की जांच कर रही है। देखिए, ये तो मालूम नहीं ये वैक्सीन ओरिजिनल है क्या नहीं। तो हम लोग आज एक कैंप किए थे कस्बा न्यू मार्केट में। वहाँ पे हम देखने गए थे कोई साइड इफ़ेक्ट इस वैक्सीन के वजह से हुआ है कि नहीं। तो वहाँ से हम गए, वहाँ पर पेशेंट देखा तो ये मालूम पड़ा जो मैक्सिमम पेशेंट पैनिक अटैक है। कुछ नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ पेशेंट का जो है जो बोल रहा है जो बॉडी में थोड़ा दर्द है, हाँ, ऐसे और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस को देवांजन देव के दफ्तर से कोविशील्ड लेबल लगी बोतलें मिली हैं। देवांजन के दफ्तर से Pfizer का लेबल लगा टीका भी मिला है। भारत सरकार ने इस वैक्सीन को अभी तक मंजूरी नहीं दी। देवांजन देव के खिलाफ एक कारोबारी से 90 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगा है। पुलिस को पता चला है कि देवांजन देव ने कोरोना वैक्सीन की जगह एमिकासिन इंजेक्शन की बोतलों का इंजेक्शन इस्तेमाल किया। फर्जी जो IAS ऑफिसर बन के आपके पास आए थे ऑर्डर देने के लिए, ये देवांजन देव को आप जानते थे? मतलब किसी तरह आपको हम लोग किसी को नहीं जानते। हम लोग KMC ऑफिस में जाने के बाद अब वहाँ का क्या ऑफिसर है क्या है वो हमें नहीं पता ना कि वो असली है नकली है। हम लोग अपना काम करते हैं। हम लोग ऑर्डर अगेंस्ट ऑर्डर जो भी आता है, वैसे वेंडर्स हैं हम लोग, अगेंस्ट ऑर्डर कुछ भी आता है तो वी सप्लाई दैट ओनली, राइट। वी कांट सप्लाई विदाउट ऑर्डर्स, दैट एज आई टोल्ड यू, राइट। तो जो भी काम है, अगर हम लोग कुछ भी काम करते हैं, मतलब जैसे भी, मतलब जो भी ऑर्डर आएगा, अब देवांजन देव को पर्सनली हम लोग तो नहीं जानते, वो गवर्नमेंट ऑफिसर में बैठा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफिसर ही अगर नहीं जानता कोई असली नकली तो हम लोग कैसे जान सकते हैं? सवाल है कि आखिर KMC की तरफ से कैसे दवाइयों का पेमेंट किया गया। सवाल कई है जिसे अभी सुलझाना बाकी, लेकिन इतना तो तय है कि वैक्सीन के नाम पर कोलकाता में कई लोगों को छला गया और फर्जी IAS ने मोटी कमाई की। रवि दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर के नेताओं की बैठक बुलाई थी। बैठक में जम्मू कश्मीर की 8 पार्टियों के 14 नेता पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। 215 मिनट तक बैठक चली। स्टेटहुड, चुनाव, परिसीमन से लेकर धारा 370 तक का जिक्र हुआ। 10 मिनट तक प्रधानमंत्री बोले, गृह मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन किसने क्या मांगे रखी, किसकी मांग पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने क्या जवाब दिया, इसके बारे में बैठक में मौजूद गुलाम नबी आजाद ने TV9 भारतवर्ष को पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बताई। यह रिपोर्ट देखिए और सुनिए कि 3 घंटे से ज्यादा चली बैठक में क्या क्या हुआ। बहुप्रतीक्षित मुलाकात के दौरान कुछ यूं कतारबद्ध बैठे थे कश्मीर के नेता। अपनी बातों और मांगों का पुलिंदा लेकर पहुंचे कश्मीरी नेताओं ने एक एक कर बोलना शुरू किया। जिक्र स्टेटहुड का हुआ, कश्मीरी पंडितों की वापसी पर चर्चा हुई, राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग हुई, धारा 370 की बात हुई और बातचीत के दौरान जिक्र पाकिस्तान का भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने धैर्यपूर्वक हर एक नेता को सुना। कांग्रेस नेताओं ने 5 मांगे रखी थी, जिसमें कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का जिक्र भी था। कश्मीरी पंडित मेरे ख्याल में कोई 40-50 हज़ार वहीं रह गए, तो वो ठीक है, सुरक्षित भी है और ठीक भी है, लेकिन लाखों की संख्या में बाहर चले गए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों की नैतिक जिम्मेवारी। तो मैंने बताया ये हम सब की नैतिक जिम्मेवारी, इससे हम कोई बच नहीं सकते, जो विपक्ष हैं वो भी, जो सत्ता में वो भी। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा और चुनाव कराने की मांग सभी पार्टियों ने की। बातचीत के दौरान डिलिमिटेशन का जिक्र हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने परिसीमन की जरूरत पर सवाल उठाया। डिलिमिटेशन हम सब का, और उमर साहब ने तो उठाया भी था, लेकिन हम सब का वही मुद्दा था कि आपने नॉर्थ ईस्ट में डिलिमिटेशन को पोस्टपोन किया। असम में विधानसभा के इलेक्शन से पहले आपने कहा जी इसको पोस्टपोन करो, पहले विधानसभा के इलेक्शन, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं करते? इसका जवाब गृह मंत्री ने दिया। अमित शाह ने समझाया कि परिसीमन क्यों जरूरी है। गृह मंत्री ने बताया कि कोविड की वजह से डिलिमिटेशन में देरी हुई। उन्होंने आश्वस्त किया कि कोरोना का खौफ खत्म होते ही परिसीमन की प्रक्रिया को पूर्णता दी जाएगी। फिर जब बारी महबूबा मुफ्ती के बोलने की आई तो उन्होंने वहां फिर पाकिस्तान का जिक्र किया। अंदर महबूबा मुफ्ती का जहां तक मुझे याद है 2-3 चीज़ों में उन्होंने पाकिस्तान का रेफरेंस लिया। एक रेफरेंस ये किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे
तो वो हालात ठीक करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए थे, बस शुरू की थी। एक तो वो रेफरेंस था, और दूसरा उसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं जब पाकिस्तान के साथ बात करते हो, मैं ये नहीं कहा कि मैं करो, कहा कि जब मैं पाकिस्तान से बात करने की बात करते हो तो आप समझते हो कि हम पाकिस्तान की वकालत करते हैं। वकालत से मतलब उनको रिप्रेजेंट करते हैं या प्रो पाकिस्तान। हम पाकिस्तान से बात करने की जो बात करते थे या करते हैं, तो वो जम्मू कश्मीर में हालात ठीक होने के लिए करते हैं। हमारी कोई सहानुभूति पाकिस्तान के साथ नहीं। मीटिंग में जाने से पहले और बैठक से निकलने के बाद भी महबूबा के जुबान पर पाकिस्तान का नाम था, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सबको धैर्य के साथ सुना, सभी नेताओं की एक एक बात सुनी, उनका जवाब दिया और कश्मीरी नेताओं के साथ मिलकर चुनाव कराने और विकास का नया आयाम करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत आनंद आया सुन के, और ये आपको गुस्से से नहीं बोल रहे थे, ये आपकी पीड़ा बोल रही थी, ये उन्होंने बताया। तो मैं उस पीड़ा को समझता हूँ, और हमें पिछली बातें छोड़ देना चाहिए। हमें दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच में जो दूरियां हैं उनको नज़दीकियों में बदलना चाहिए, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, गलत फहमियाँ सब दूर होनी चाहिए। और पीएम ने ये भी कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर के आपसे लोगों के साथ मिलके ही जम्मू कश्मीर की राजनीति करनी है। आप लोगों को वहाँ की राजनीति करने, उसमें मेरी जो सरकार की सहायता होगी मैं बिल्कुल पूरा करूँगा। तो पास छोड़िए, अब आगे की बात करते। बैठक के अंदर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों का हाव भाव सकारात्मक था। देश के दोनों बड़े नीति नियंताओं ने कश्मीरी नेताओं को आश्वस्त किया। बैठक के दौरान सभी नेताओं को गौर से सुन रहे गृह मंत्री ने क्या कहा, वो सुनिए। और गृह मंत्री जी ने 3 चीज़ें कहा कि इलेक्शन भी करेंगे, जो आप लोगों की मांग है, स्टेटहुड भी देंगे, और जो कैदी हैं जो पकड़े गए थे उस वक़्त 4 और 5 और उसके बाद में, उसमें उन्होंने 99% तो नहीं बताया, उन्होंने आंकड़े बताए, लेकिन मैं उन आंकड़ों को कन्वर्ट करता था तो वो ऑलमोस्ट 99% बनते हैं जिनको छोड़ा है। जाहिर है कि 3.5 घंटे से ज्यादा चली बैठक बेहद सकारात्मक थी। बैठक के बाद जब तमाम नेता बाहर निकले थे तो वह बेहद आश्वस्त थे। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने 370 की वापसी तक लड़ने का ऐलान किया, लेकिन बैठक के अंदर सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की बात कही थी। बैठक के बाद से घाटी में उम्मीदों के नए फूल खिले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट हुआ था। स्टेशन पर हुए धमाके की जांच पहले एटीएस कर रही थी, अब एनआईए इस धमाके की पड़ताल करेगी। धमाका तो बिहार में हुआ, लेकिन 2 लोगों को यूपी के कैराना से गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना में भी साजिश की परतों को खंगालने की कोशिश की जा रही है, मगर इसी बीच दरभंगा ब्लास्ट में आतंकी मॉड्यूल की भी आशंका जताई जा रही है, और शक इंडियन मुजाहिदीन से लेकर आईएसआई तक पर है। आखिर क्या है दरभंगा ब्लास्ट का टेरर कनेक्शन, आप खुद देखिए। 17 जून को दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर एक धमाका हुआ। ब्लास्ट सिकंदराबाद से भेजे गए कपड़ों के पार्सल में हुआ। अब तक इस मामले की जांच बिहार, यूपी और तेलंगाना के एटीएस कर रही थी, लेकिन अब दरभंगा ब्लास्ट कांड की जांच को एनआईए ने अपने हाथों में ले लिया है, और इसी सिलसिले में एनआईए की टीम दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर पहुंची। दरभंगा रेल पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम जांच करने दरभंगा स्टेशन पर पहुंची है, और एनआईए की 3 सदस्यीय टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। और देखिए यहाँ पर उनके साथ ज़िले के तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो हैं। 3 सदस्यीय ये जो टीम है एनआईए की, आज सुबह से ही एक एक बिंदु की जांच की जा रही है, आखिर पार्सल जो आया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस बिंदु पे जांच चल रही है कि क्या उस तरह के पार्सल, उस तरह के जो संकेत मिल रहे हैं, क्या इसके पहले भी इस तरह के पार्सल आ चुके हैं। तमाम तरह के तमाम वो बिंदु हैं, तमाम सवाल हैं जो आज अनुत्तरित हैं, और उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में एनआईए की टीम दरभंगा जंक्शन पे, और 3 सदस्यीय जो टीम है उनके साथ
एसएसपी हैं और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं। ये दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो धमाका हुआ वो काफी लो इंटेंसिटी का धमाका था। इस धमाके से किसी के हताहत होने की कोई खबर अब तक सामने नहीं आई, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बीते 12 दिनों में धमाके की ये तीसरी वारदात बिहार के अलग अलग जिलों में देखने को मिली। दरभंगा रेलवे स्टेशन के अलावा 8 जून को बिहार के बांका जिले में मदरसे में ब्लास्ट हुआ। मदरसे में हुए एक धमाके में मौलवी की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग इस धमाके के चलते घायल हुए। इसी तरह 20 जून को सिवान में मस्जिद के पास धमाका हुआ। मस्जिद के पीछे लावारिस बैग मिला जिसमें ब्लास्ट हुआ। इस धमाके में 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। एक के बाद एक बिहार में धमाकों की गूंज ने जांच एजेंसियों को सन्न कर दिया है और इसके साथ ही आशंका बढ़ गई कि क्या ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं? क्या बिहार में फिर से टेरर मॉड्यूल एक्टिव हो चुका है? इन सबसे अहम ये है कि दरभंगा स्टेशन पर जो सीसीटीवी फुटेज है, उस सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति संदिग्ध दिख रहा है जो धमाके के वक्त मोबाइल पे बात करता हुआ पार्सल के आसपास घूम रहा है और उसके बाद से वो सप्त क्रांति एक्सप्रेस पर सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन सबसे अहम सवाल जो जिस बिंदु पर एनआईए जांच करेगी वो ये कि क्या 17 जून को ही एक खेप दरभंगा पहुंची थी या फिर दरभंगा धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या वो हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव कई खेप में दरभंगा पहुंची है या फिर बिहार के अन्य इलाकों में पहुंची है या फिर क्या सिकंदराबाद से या किन्हीं अन्य स्थानों से देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से पार्सल के मार्फत वो हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव क्या देश के अन्य हिस्सों तक पहुंच चुका है। और उससे भी अहम सवाल है कि जो दरभंगा में जो एक्सप्लोसिव पहुंचा वो टारगेट कौन था, किसको मिलना था, क्या साजिश थी, क्या योजना क्या बनाई गई थी, साजिश और टारगेट क्या था, इन तमाम पहलुओं पर एनआईए जांच कर रही है। आपको बता दें कि 17 जून को सिकंदराबाद से एक ट्रेन दरभंगा पहुंची थी। उसी में ये पार्सल आया था। घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें स्टेशन पर ब्लास्ट होते देखा जा सकता है। हालांकि इस ब्लास्ट की जांच एनआईए आतंक के एंगल से ही कर रही है और सबसे अहम बात यह है कि सिलसिलेवार ब्लास्ट में अब यासिन भटकल का नाम भी सामने आ रहा है। शुरुआती जांच में जब एटीएस की टीम और एफएसएल की टीम ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें यह साबित हो चुका था कि हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव लाया गया था सिकंदराबाद से जो ट्रेन चलकर यहाँ दरभंगा स्टेशन पे पहुंची थी 17 जून को, जो रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर पार्सल में वो एक सीसी में जो हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव लिक्विड था वो रख करके लाया गया था। लेकिन जैसे ही उसे उतारा गया दरभंगा स्टेशन पे उसमें विस्फोट हुआ और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पहले रेल पुलिस ने छानबीन की, फिर बिहार पुलिस ने एटीएस की टीम यहाँ पे पहुँचती है। उसके बाद से जैसे जैसे तार मिलते हैं, सूत्र मिलते हैं, वैसे वैसे ना सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर के तेलंगाना तक जांच का दायरा बढ़ाया जाता है और उसके बाद से अंततः मामले को सौंप दिया जाता है एनआईए को। एनआईए की टीम दरभंगा में है, एक एक मामले की तहकीकात हो रही है, एक एक बिंदु पे फोकस किया जा रहा है। क्या बिहार में कोई मॉड्यूल काम कर रहा है या फिर जिस तरह से दरभंगा यासीन भटकल का जो दरभंगा मॉड्यूल था क्या कोई स्लीपर सेल फिर से एक्टिव हुआ है, क्या टारगेट था, किसने सिकंदराबाद में किसने ये कारगुजारी की, दरभंगा में किसको लेना था। हालांकि पार्सल पे जो नाम लिखा हुआ था मोहम्मद साफियान, उसकी पहचान अभी तक नहीं हुई है। लेकिन पार्सल के रिसीट पे जो मोबाइल नंबर था उसको ट्रेस करने के बाद से ही 2 लोगों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में कैराना में हुई है। दरभंगा ब्लास्ट मामले में यूपी एटीएस ने शामली से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है क्योंकि सिकंदराबाद से जो पार्सल दरभंगा भेजा गया था उस पार्सल पर लिखा मोबाइल नंबर शामली के कैराना कस्बे के एक युवक का है जिसका नाम हाजी सलीम कासिम उर्फ कफील था। फिलहाल दोनों संदिग्धों से पूछताछ जारी है ताकि इस ब्लास्ट कांड की तह तक पहुंचा जा सके। दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट में यूपीएसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के कैराना से 2 लोगों को हिरासत में लिया है जिनकी पहचान सलीम और कफील के रूप में हुई है। दरअसल कफील इसी इलाके का रहने वाला है और यहाँ पर किराने का सामान सप्लाई करने का काम करता है। कफील का ही नंबर जिस कपड़े की गुदड़ी के अंदर ये ब्लास्ट हुआ उसके अंदर वहाँ उस कपड़े के ऊपर दरअसल कफील का नंबर लिखा हुआ था और उसी नंबर को ट्रेस करते हुए यूपीएसटीएफ कैराना तक पहुंची और यहाँ कफील को हिरासत में लिया गया। हालांकि कफील के ही पड़ोस में रहने वाले एक शख्स सलीम को भी हिरासत में लिया गया है। दोनों के घर पर बाकायदा यूपीएसटीएफ ने सर्च ऑपरेशन किया और सर्च के दौरान काफी सामान वहां से बरामद भी किया गया है। इस ब्लास्ट कांड की जांच कर रही एनआईए को आतंकी कनेक्शन का शक इसलिए भी
क्योंकि पहले भी दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर समेत आसपास के जिलों से इंडियन मुजाहिदीन के कई आतंकियों और स्लीपर सेल की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस बार भी ऐसी ही आशंका जताई जा रही है कि यासिन भटकल का टेरर मॉड्यूल फिर से बिहार के इलाकों में एक्टिव हो चुका है। दरभंगा से रुपेश कुमार के साथ कैराना से जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष। हिंदुस्तान की तरक्की और तैयारी की पोल मॉनसून में खुल जाती है। बाढ़ के आगे बेबस यूपी और बिहार की अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हर साल लाखों लोगों को अपना घर क्यों छोड़ना पड़ता है, अपना घरौंदा फिर से क्यों बनाना पड़ता है और अपने वजूद की जंग पर हर साल क्यों लड़नी पड़ती है। देखिए ये रिपोर्ट। कभी घोड़ी पर सवार होकर तो कभी लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर दूल्हे को आते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन कुछ सिस्टम की करामात और कुछ आसमानी बरसात का असर ये है कि अब दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए नाव से जाता है। 21वीं सदी के बिहार की ये कोई दुर्लभ तस्वीर नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिस पर बिहार के लोग चौंकते नहीं, अफसोस भी नहीं करते, बस हिम्मत दिखाकर, जान की बाजी लगाकर रस्म निभाते हैं और अगली मुसीबत से निपटने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। तस्वीरें वैशाली की हैं। भागीरथ ने जिस पुरुषार्थ और तप से गंगा को जमीन पर उतारा, कुछ वैसा ही पराक्रम इन बारातियों का है जो गंगा पार करने के लिए कुछ यूं जूझ रहे हैं। शादी की रस्म पूरी होने के बाद जब दूल्हा दुल्हन को लेकर गाड़ी में बैठा, कुछ दूर ही चला था कि फिर से वही संकट आ गया। गाड़ी को दूल्हा दुल्हन के साथ नाव पर रखा गया और इस तरह दुल्हन अपने ससुराल राघोपुर दियारा पहुंची। दूल्हा दुल्हन और बारातियों के नसीब में आई मुसीबत देखने के बाद अब आपको दियारा से बाहर जाने वाले और बाहर से दियारा आने वाले लोगों को रूटीन संघर्ष दिखाते हैं। नाव पर इन दर्जनों बाइक सवारों को देखिए। इन्हें घर चलाने के लिए या जरूरी कामकाज निपटाने के लिए ऐसी ही जल परीक्षा देनी पड़ती है। सब अभी नाव से ही पार हो रहा है, केवल नाव ही सहारा है राघोपुर का, और कुछ नहीं है। चारों तरफ गंगा जी से घिरा हुआ है राघोपुर दिया। लगन में भी नाव से जाते हैं, दूल्हा दुल्हन भी सब नाव से जाते हैं। बीमार पड़ते हैं तो बीमार से पड़ते हैं, फिर भी नाव से जाता है। यदि रात में बीमार होता है तो लोग दम घुट करके मर जाते हैं। जल प्रहार जूझता बिहार। जब आशियाना जल समाधि ले तो आबादी पर क्या गुजरती होगी, ये समझना है तो मुजफ्फरपुर को देखिए। बूढ़ी गंडक नदी का क्रोध गांव वाले झेल नहीं पा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ा, किनारे पर बसे घरों में पानी घुस गया। जान की खैरियत के लिए लोग घर छोड़कर भागने लगे। क्या स्थिति है अभी पानी का? इधर पानी अभी बढ़िया रहा तेजी गति से। क्या घर वगैरह डूब गया है? घर उड़ के साइड में पूरा पानी हो गया, रात में पानी घुस जाएगा घर में। कितना घर डूबा है यहाँ? अभी तक 40 घंटा डूब गया हुआ इधर। मुसहरी के राजवाड़ा बांध किनारे बसे लोगों का हाल सबसे बुरा है। मीठन सराय जाने वाली मेन रोड पानी में डूब गई है। बूढ़ी गंडक का अगला टारगेट विजय छपरा बांध है। शाहबाजपुर पंचायत के निचले इलाके में पानी फैलना शुरू हो गया है। अखाड़ा घाट, सिकंदरपुर के किनारे बनी झोपड़ियां पूरी तरह से डूब चुकी हैं। आश्रम घाट, चंदवारा घाट और छीट भगवतीपुर इलाका कब डूब जाए नहीं कहा जा सकता। क्या कर रहे हैं आप लोग? घर खाली कर रहे हैं क्या? घर खाली करके जा रहे हैं 4 लेन पर। 4 लेन पर अब रहिएगा। हाँ। कितना पानी आ गया? बहुत पानी है, डूबा है। पानी बढ़ते जा रहा है। बिहार अगर आज पानी पानी है तो सिस्टम और बारिश के अलावा एक बड़ी वजह नेपाल भी है। नेपाल खुद बाढ़ से जूझ रहा है और वो अपने हिस्से का पानी लगातार भारत की तरफ छोड़ रहा है। रक्सौल के सिंगासनी इलाके में सैलाब के संकट के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने फर्ज को महत्ता दी और बाढ़ के पानी को पार करके वैक्सीनेशन की मुहिम जारी रखी। ये समर्पण ही कोरोना के खिलाफ हमारी जंग का मेडल है। जा रहे हैं बच्चा सबको टीकाकरण करने। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत यही हो रहा है कि पानी बहुत ज्यादा है, फिर भी अपना कर्तव्य का पालन हम लोग करते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, ताकि हमारे क्षेत्र का जच्चा बच्चा जो भी है सही रहे, स्वस्थ रहे। बिहार के अलावा पड़ोसी राज्य यूपी में भी बारिश और बाढ़ का असर साफ दिख रहा है। गोंडा में सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर ने महेशपुरा और लोलपुर गांव के लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, तो वहीं आगरा में तेज बारिश और तूफान ने 3 लोगों की जान ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।